नाउ वी आर स्टार्टिंग किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में अगर आप याद करेंगे तो जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन बताई थी जिसके आधार पर किंगडम प्रोटिस्टा को बनाया गया, हेकल ने बनाया, ये जो किंगडम प्रोटिस्टा का फॉर्मेशन था किसको रखने के लिए, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को एक किंगडम में रखने के लिए फॉर्मेशन किया गया किसका, किंगडम प्रोटिस्टा का। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसको बिलोंग करते हैं कौन, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स के केस में यहां पर फिर एक टेक्निकल पॉइंट आता है, और वो टेक्निकल पॉइंट क्या होता है, इन यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को कई जगह पर हमें लिखा मिलेगा ए सेल्युलर। ए सेल्युलर का क्या मीनिंग है ये पहचानना बहुत जरूरी है। देखने से ऐसा लगेगा जैसे कि सेल नहीं है, ना, ये मीनिंग नहीं है, सेल तो है इनमें, फिर भी इनको ए सेल्युलर क्यों कहा, इसमें आपकी थोड़ी जो नॉलेज है सेल बायोलॉजी की वो भी यूज करूंगा। आप याद करो जरा, आपने सेल बायो में पढ़ा कि सेल क्या था, अ कंपार्टमेंट ऑफ बॉडी। अगर हमारी बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट की बनी हुई है तो उसी कंपार्टमेंट को आपकी सेल बायोलॉजी की नॉलेज ने बताया क्या है, वो सेल है, एक छोटा कंपार्टमेंट। मतलब क्या मेरी पूरी बॉडी सेल है, ना। क्या एक मल्टीसेल्युलर प्लांट की बॉडी सेल है, नहीं, वो सेल्स का कॉम्बिनेशन है, उसका एक छोटा कंपार्टमेंट क्या है, सेल। तो इसका मतलब ओरिजिनली जो सेल टर्म दी गई थी वो किसके लिए दी गई थी, पूरे ऑर्गेनिज्म के लिए या एक चैम्बर के लिए, एक चैम्बर के लिए। पूरा ऑर्गेनिज्म सेल नहीं था। रॉबर्ट हुक ने जो नाम दिया था सेल, वो पूरे ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया था, उसके एक कंपार्टमेंट या चैम्बर को दिया था। अब यहां प्रोटिस्ट में आकर पता चला कि ऑर्गेनिज्म भी वही है और चैम्बर भी वही है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना हुआ है। सपोज ये कोई एक प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म है, ये प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म है। अब क्योंकि ये एक ही सेल का बना हुआ है तो क्या आप इसे और छोटे चैम्बर्स में डिवाइड कर पाएंगे, ना। मतलब ये सिंगल सेल का बना हुआ है, इट मींस कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू चैम्बर्स। तो जो ऑर्गेनिज्म चैम्बर में डिवाइड ना हो सके, मतलब सेल्स के रूप में डिवाइड ना हो सके, उनको बोल दिया गया क्या, ए सेल्युलर। अब आप देखो ये टेक्निकल टर्म है, करेक्ट एप्लीकेशन आना चाहिए। हमारे जैसे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी छोटे छोटे कंपार्टमेंट या सेल के रूप में डिवाइड करके पढ़ी जा सकती है, वो ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेल्युलर। यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने पुराना टर्म तो चल ही रहा है कि यूनिसेल्युलर, आज भी जिंदा है वही, लेकिन साइंस कहती है कि जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है उसकी बॉडी को और छोटे सेल में या कंपार्टमेंट में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। इट मींस इसके अंदर और सेल नहीं है, इसलिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर आल्सो कॉल्ड एसेल्युलर, आर आल्सो कॉल्ड एसेल्युलर। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। वायरस को बोलेंगे नॉन सेल्युलर, क्योंकि उसमें तो सेल है ही नहीं, अकेला भी सेल नहीं है, वो प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है। वायरस को बोलेंगे नॉन सेल्युलर, और प्रोटिस्ट वाले जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनको अभी क्या बोल रहे हैं, ए सेल्युलर। तो ये इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि जब एनसीईआरटी कहता है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म या ए सेल्युलर ऑर्गेनिज्म
जो यूकैरियोट्स हैं वो किस में रखे गए हैं? प्रोटिस्ट में। ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन थी। अब आप अपनी समझ लगाओ, क्या मैंने प्रोटिस्ट में किसी ऑर्गेनिज्म को प्लेस करने के लिए सेल वॉल की बात की? ना। क्या मैंने फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट एब्सेंट की बात की? नहीं। क्या मैंने न्यूट्रिशन का कोई सवाल उठाया? ना। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोटिस्टा में किसी ऑर्गेनिज्म को रखने के लिए एक ही कंडीशन चाहिए, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। उसमें न्यूट्रिशन कैसा भी हो कोई मतलब नहीं है, सेल वॉल हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। इट मींस ये एक मेन क्राइटेरिया पर चलता है, ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा, उनको प्रोटिस्टा में रखा जाता है। यही पॉइंट आपको आगे अप्लाई होता हुआ भी दिखाई देगा। एनसीईआरटी से ये इंफॉर्मेशन ली है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 18 पर यह इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी क्या कहता है कि प्रोटिस्टा के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं? पुट टुगेदर दोज ऑर्गेनिजम्स विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिज्म रख दिए गए जो पहले डिफरेंट किंगडम्स में थे। एनसीईआरटी के एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये दोनों ही फोटोसिंथेटिक हैं और दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट है। ये पहले कहां रखे गए थे? किंगडम प्लांटी में रखे गए थे। किंगडम प्लांटी का कौन सा ग्रुप? एल्गी के अंदर, एल्गी डिवीजन या एल्गी ग्रुप के अंदर इनको रखा गया था। लेकिन वहां से निकाल लिया गया और कहां लाया गया? प्रोटिस्टा में। क्यों लाया गया? फोटोसिंथेटिक है कोई बात नहीं, सेल वॉल है कोई बात नहीं, फिर भी प्लांट से अलग कर दो। क्यों अलग कर दो? बिकॉज दे आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं तो कहां रखे जाएंगे? प्रोटिस्टा में। ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो लगातार चलता है, क्योंकि एनसीईआरटी जब आगे जाकर एल्गी पढ़ाता है तो फिर से इन दोनों का नाम लेता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट लगातार ये सवाल करते हैं कि पीछे आपने प्रोटिस्ट में भी नाम लिया था, अब यहां एल्गी पढ़ा रहा है एनसीईआरटी तो एल्गी में फिर इनका नाम ले रहा है। नाम दोनों जगह ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पुराना एक्सप्लेनेशन भी कई बार उपयोग होता है। पर यदि कोई भी पूछेगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आधार पर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला जैसे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स किस में रखे जाते हैं? आंसर प्लांटी नहीं है, आंसर प्रोटिस्टा है। क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। फिर इसके बाद उल्टा पॉइंट, अमीबा, पैरामीशियम जैसे मेंबर्स जिनमें सेल वॉल नहीं है, जो पहले एनिमेलिया में रखे गए थे, वो भी किस में लाए गए? प्रोटिस्टा में। अब आप देख लो फिर से, कुछ मेंबर प्लांटी के भी प्रोटिस्टा में आ गए, कुछ मेंबर एनिमेलिया के भी प्रोटिस्टा में आ गए। क्या सेल वॉल डिसाइड करेगी? ना। क्या फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक डिसाइड करेगा? नो। डिसाइड करेगा वही पॉइंट जो सबसे पहले कहा, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। अगर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है तो सेल वॉल हो या ना हो, फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट हो एब्सेंट हो कोई मतलब नहीं है। चाहे वो सेप्रोफाइट हो, डिकम्पोजिशन करता हो, कुछ भी कर रहा है, लेकिन यदि वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है तो वो किस कैटेगरी में रखा है? वो रखा गया है प्रोटिस्टा के किंगडम में। यही पॉइंट एनसीईआरटी ने पेज नंबर 18 पर दिया। इसको फुल ये बढ़िया क्वेश्चन बनने वाले पॉइंट है, एक्सप्लेनेशन सहित, एग्जाम्पल सहित। ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ इस पेज पर एनसीईआरटी ने दी है प्रोटिस्टा के बारे में, ये काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, इसको होल्ड करना है अच्छे से। फिर उसके बाद अगले पॉइंट पर हम आए डिस्कशन में कि प्रोटिस्टा में कैसे ग्रुप्स हैं। ये ग्रुप्स डिविजन्स कहलाते हैं। एनसीईआरटी ने भी इनके नाम लिए हैं, इनके नाम लिए, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दी है इनके बारे में, हम भी इनके डिटेल को डिस्कस करेंगे। जैसे क्राइसोफाइट्स है, ये एक डिवीजन है जिसमें डायटम्स वगैरह आएंगे, फुल डिटेल आएगा डिस्कशन में। डायनोफ्लैजिलेट्स, डबल फ्लैजिला रखने वाले इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं प्रोटिस्टा के। यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिना जो एक ऑर्गेनिज्म है उसके नाम से बना हुआ एक ग्रुप है यूग्लिनॉइड्स, जिनमें आपको अगेन यूग्लिना जैसे मेंबर में डबल फीचर मिलेंगे। फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है और लाइट नहीं है तो एनिमल की तरह भी बिहेवियर कर सकता है।
डिकम्पोजिशन में रखने वाले मेंबर्स मिलेंगे, जैसे मैंने कहा डिकम्पोजिशन भी हो सकता है, सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं, स्लाइम मोल्ड्स हो सकते हैं। और अभी जो पैरामीशियम अमीबा का नाम लिया था वो किसके मेंबर पाए जाएंगे? प्रोटोजोन्स के, जिनको पहले रखा गया था किसमें? एनिमेलिया में। तो ये जो डिविजन्स हैं उनके नाम भी हमें पता होनी चाहिए कि क्राइसोफाइट्स इस ग्रुप में आते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, इसमें यूग्लिनोइड्स आते हैं, इसके अंदर स्लाइम मोल्ड्स आते हैं, और साथ में क्या आते हैं? प्रोटोजोन्स। ये हमें बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए, पहले नेमिंग पता रहनी चाहिए, फिर इनके बारे में डिटेल भी डिस्कशन में आएगा। फिर आगे पॉइंट आता है उनके डिस्कशन में जाने से पहले प्रोटिस्टा के जनरल फीचर्स को पहचानने का। कुछ पॉइंट बहुत आसान है फीचर्स के, जो मैंने पहले भी लिए हैं। जैसे मैंने कहा यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स है। अब जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, सिंगल सेल के बने हुए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, फिर अपनी बेसिक नॉलेज सेल बायोलॉजी की लगाना। कौन है यूकैरियोटिक? जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस रखने वाले। जिनमें न्यूक्लियस नहीं था प्रोकैरियोट थे। सब कहां रखा है आप? पहले मोनेरा में। सब प्रोकैरियोट का एक किंगडम बना दिया आपने, पीछे पढ़ लिया पूरा, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, उसी के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनो बैक्टीरिया, और आखिरी में माइकोप्लाज्मा, फुल डिटेल पढ़ लिया। अब न्यूक्लियस रखने वाले सिंगल सेल के बने हुए मेंबर्स का किंगडम प्रोटिस्टा, पहला फीचर आ गया। ये ज्यादातर कैसे है? एक्वाटिक है, पानी में पाए जाते हैं अक्सर, ये ज्यादातर एक्वाटिक है। क्योंकि यूकैरियोट है तो इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। मतलब जैसे इनके अंदर क्या पाया जा सकता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पाया जाएगा। इसके अतिरिक्त गोल्जी अपरेटस जैसे कंपोनेंट, और दूसरे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अगर कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ देंगे आप, आरबीसी जैसों को, उनके कुछ आरबीसी के सेल में नहीं है, अदरवाइज बॉडी के बाकी सेल में तो है ही। तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स हैं, मेम्ब्रेन कवर्ड ऑर्गेनेल्स हैं, ये पाए जाएंगे जिनके अंदर मेम्ब्रेन की जो कवरिंग है वो प्रेजेंट है। इस प्रकार के ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे। फिर प्रोकैरियोट में बार बार नाम आया, वहां छोटे राइबोसोम थे जिनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कम था। यहाँ जो राइबोसोम है वो किस कैटेगरी के हैं? 80s। स्मॉलर राइबोसोम प्रोकैरियोट 70s, लार्जर राइबोसोम 80s। मैंने इस एस का मीनिंग भी बताया था, पीछे की कहानी जरूर याद रखनी है, क्योंकि कई लोग सुन के ये सोचते हैं ये एस कहां से आ गया। इसका मीनिंग बताया था स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट साइंटिस्ट के नाम के आधार पर, ये राइबोसोम्स को किसी मीडियम में यदि सेडिमेंट किया जाए तो उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या उसका रेट ही स्वेडबर्ग यूनिट कहलाता है। लार्जर राइबोसोम होंगे तो स्वेडबर्ग यूनिट ज्यादा आएगी, जैसे यूकैरियोट में। स्मॉलर राइबोसोम आएंगे तो 70s यूनिट आ रही थी किसमें? प्रोकैरियोट में। तो ये लार्जर राइबोसोम्स हैं, ये मेन पॉइंट। अब यहाँ देख रहे हैं आप, कुछ कुछ पॉइंट्स सेल बायोलॉजी के कनेक्ट होते हैं, इसको समझने में उनका यूज किया जाता है। फिर क्या इनमें से कुछ मेंबर में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा? बिल्कुल, हर मेंबर में तो नहीं है, लेकिन जहां पर भी फ्लैजिला प्रेजेंट होगा या सीलिया प्रेजेंट होगा उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन पाई जाएगी जो कहलाती है 9+2 ऑर्गेनाइजेशन। किसकी ऑर्गेनाइजेशन है ये? माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स के फ्लैजिला बने होते हैं। हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसका डिटेल आपको यहां तो नाम ही याद करना पड़ेगा, डिटेल आप पढ़ेंगे, वो पार्ट आता है आपका सेल बायोलॉजी के अंदर, उसमें यहां नहीं जा सकता हूं। लेकिन ये याद करना जरूरी है कि क्या प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स में सीलिया या फ्लैजिला लोकोमोशन के फंक्शन के लिए प्रेजेंट होंगे? यस। सराउंडिंग मीडियम में, एक्वाटिक मीडियम में पानी को पीछे धकेलकर ऑर्गेनिज्म को आगे मूव कराने के लिए फ्लैजिला या सीलिया जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स के, प्रोटीन की बनी हुई ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं जो कहलाती है माइक्रोट्यूब्यूल। और इनके अरेंजमेंट का जो पैटर्न है वो अरेंजमेंट पैटर्न कहलाता है 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 अरेंजमेंट में
9 माइक्रोट्यूब्यूल्स एक साथ और 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स उससे अलग सेंटर में होती है। इसी अरेंजमेंट को कहते हैं 9+2 ऑर्गेनाइजेशन या 9+2 अरेंजमेंट। ये फीचर्स जो इसको प्रोकैरियोट से अलग कर रहे हैं। इसको जो कहानी है लिखने की, ये टेक्निकल पॉइंट जो है लिखा गया है, कारण है कि इसको प्रोकैरियोट से अलग किया जा रहा है। प्रोकैरियोट के फ्लैजिला के बारे में ये बात सत्य नहीं है, वहां ये पॉइंट अप्लाई नहीं होता। आप याद करो, वहां फ्लैजिला बनाया था किससे? फ्लैजिलिन से। यहाँ फ्लैजिला या सीलिया किससे बना रहा हूं? फ्लैजिलिन से या माइक्रोट्यूब्यूल से? माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर। और ये माइक्रोट्यूब्यूल जो स्ट्रक्चर है ये फ्लैजिलिन से नहीं है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर है। माइक्रोट्यूब्यूल्स बनी होती है किसकी? ट्यूबुलिन नाम के प्रोटीन की माइक्रोट्यूब्यूल्स बनी होती है। तो ये जो पॉइंट है ये इसको अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं किससे? प्रोकैरियोट से। इन पॉइंट को ध्यान से एक बार देखेंगे तब अगले डिस्कशन पर जाऊंगा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आ गया डिस्कशन में, यहां पर न्यूट्रिशन की बात की थी मैंने। इनमें जो न्यूट्रिशन है वो हाईली डाइवर्स है। क्या कुछ प्रोटिस्ट फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं? बिल्कुल। आज ही सबसे पहले एग्जांपल लिए मैंने, क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला के सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, ये फोटोसिंथेटिक मेंबर्स हैं। डायटम्स का भी नाम आगे भी आएगा, डायटम्स भी इसी कैटेगरी के मेंबर्स हैं। फिर स्लाइम मोल्ड वाले ग्रुप की बात आई थी, वहां पर मैंने कहा था सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं जो डेड मटेरियल का डिकम्पोजिशन करते हैं। ये डेड मटेरियल के डिकम्पोजिशन से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं सैप्रोफाइट्स। तो प्रोटिस्टा में ऐसे भी मेंबर्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। स्लाइम मोल्ड्स का ग्रुप, स्लाइम मोल्ड्स के डिवीजन में इसी प्रकार के मेंबर्स हैं। क्या इसमें पैरासाइट भी हैं? सबसे कॉमन पैरासाइट मलेरिया जैसी डिजीज कॉज करने वाला प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो मेंबर है प्रोटोजोन्स का, ये मलेरिया जो कॉज करता है, ये एक पैरासाइट है और ये भी प्रोटिस्टा का मेंबर है। डायरिया वगैरह पेट खराब करने में कई प्रकार के माइक्रोब्स का रोल है, उनमें से एक एंटामीबा भी है। जो ये एंटामीबा है ये भी पैरासाइट के रूप में ग्रो कर सकता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, डायरिया कॉज कर सकता है, लूज मोशन जिसमें हो जाते प्रॉब्लम क्रिएट करता है भारी। और सबसे और इंपॉर्टेंट पॉइंट, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक जैसे हम खाना खाते हैं, इंजेशन वर्ड यूज किया, इंजेशन भोजन खाना, मतलब ना तो बाहर के डेड मटेरियल को डिके किया, ना अपने आप भोजन बनाया, ना वो पैरासाइट है वो भोजन खा रहा है। बाहर के ऑर्गेनिक मैटर को अपनी बॉडी के अंदर एनगल्फ करना, खाना, इंजेक्शन करना। किसकी प्रॉपर्टी? जैसे अमीबा में, पैरामीशियम में, ये ऐसे मेंबर्स हैं जो भोजन खाते हैं, हेट्रोट्रोफ है। और हेट्रोट्रोफ में भी ये नहीं है कि बाहरी मटेरियल को डिकम्पोज करके फिर उसके बाद सिंपल मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लिया, ना, खाना खाने के बाद बॉडी के अंदर डाइजेस्ट किया है, जैसे अमीबा में, पैरामीशियम में, जो कहलाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन के हिसाब से देखें कितने प्रकार से खाना या भोजन ग्रहण किया जा सकता है, तो प्रोटिस्टा के अंदर भोजन ग्रहण करने की जो डाइवर्सिटी है वो सबसे ज्यादा है। इसीलिए कहा था कि इसमें हाईली डाइवर्स न्यूट्रिशन पाया जाता है। आप देखोगे कि पूरे प्रोकैरियोट में भी, कई मोनेरा में भोजन ग्रहण करने के लिए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं था, खाना खाने की व्यवस्था नहीं थी। कोई बैक्टीरिया खाना खाता नहीं है, वो या तो पैरासाइट होगा या डेड मटेरियल को डिकम्पोज करके भोजन प्राप्त करेगा। फूड ईट करने की एबिलिटी नहीं है, लेकिन प्रोटोजोन से फूड ईट करने की एबिलिटी भी आ गई, और जो मेंबर्स हैं किसके? प्रोटिस्टा के। तो न्यूट्रिशन के मामले में देखें तो ये जाकर प्लांट से भी कनेक्ट हो रहा है, ये जाकर एनिमल से भी कनेक्ट हो रहा है, ये जाकर फंजाई से भी कनेक्ट हो रहा है। फंजाई में आया था ना, सैप्रोफाइट्स होते हैं, डेड मटेरियल का डिकम्पोजिशन करते हैं, सबसे कनेक्ट हो रहा है। इसीलिए आप याद करो, प्रोटिस्टा से ही तीनों का ओरिजिन पढ़ाया है मैंने। प्रोटिस्टा से प्लांटी भी ओरिजिनेट हुआ, प्रोटिस्टा से फंजाई भी ओरिजिनेट हुआ है, प्रोटिस्टा से एनिमल्स भी ओरिजिनेट हुए हैं। यही किंगडम तीनों का ओरिजिन है। सब दुनिया में ये साइंस है, पॉइंट कनेक्टेड है। आप पीछे के पॉइंट को भी यहाँ अप्लाई करोगे, आपको दिखेगा स्पष्ट, दिमाग में इमेज चलनी चाहिए कि अच्छा ये तो कहानी बताई थी, पीछे डायग्राम बना के समझाया था कि किस प्रकार से सबसे नीचे मोनेरा और उसके ऊपर फिर
प्रोटिस्टा और फिर उससे ओरिजिनेट होते हुए तीनों किंगडम, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, तीनों आपको ओरिजिनेट होते हुए दिखाए थे। फिर इसके बाद जो अगला डिस्कशन यहाँ पर आ गया वो आ गया प्रोटिस्टा के रिप्रोडक्शन का। प्रोटिस्टा में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन है? प्रोटिस्टा में सबसे जो कॉमन रिप्रोडक्शन है वो है सेल डिवीजन, क्योंकि ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का बना हुआ है। अगर वो डिवाइड कर गया और दो नए सेल बन गए तो वो भी तो नए ऑर्गेनिज्म ही बन गए। तो जहां ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का बना होता है वहां सेल डिवीजन का अर्थ भी रिप्रोडक्शन होता है। तो यहां सेल डिवीजन के माध्यम से रिप्रोडक्शन हो रहा है, जो कि सबसे कॉमन मेथड है। ऑर्गेनिज्म सेल डिवाइड करेगा, नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कैसी कंडीशन चाहिए? फेवरेबल कंडीशंस में डिवीजन चलता है ये, क्योंकि हाई रेट से नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे कब? जब बाहर एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी होंगी? फेवरेबल। ये कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, इस पेरेंट ऑर्गेनिज्म में डिवीजन हो गया। डिवीजन होने से ये दो सेल बन गए, और डिवीजन होने पर जब ये दो सेल बन गए तो ये डॉटर सेल्स ही क्या है? अल्टीमेटली ये जो डॉटर सेल्स है यही नए मेंबर्स हैं, ये डॉटर सेल्स ही नए इंडिविजुअल्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नया इंडिविजुअल बनना और कुछ नहीं है, डिवीजन है। फिर बोलूंगा, जहां पर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का बना हो वहां सेल डिवीजन का अर्थ रिप्रोडक्शन भी होता है। सो इफ ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेल्युलर, सेल डिवीजन ऑल्सो मीन्स रिप्रोडक्शन। ये हो गया। किसमें चल रहा है? फेवरेबल कंडीशन में। ये मेथड क्या आ गया? वेजिटेटिव, क्योंकि इसमें तो ना तो कोई स्पेशल स्पोर बने हैं और ना इसमें कोई गैमेट फॉर्मेशन फ्यूजन हुआ है। तो ये ना तो कोई एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन है और ना ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये सब सबसे सामान्य वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कैटेगरी आ गई हमारे डिस्कशन में। फिर उसके बाद अगला केस आता है डिस्कशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो कहलाते हैं स्पोरेंजिया। इन स्पोरेंजिया के अंदर स्पेशल स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ये कुछ प्रोटिस्ट में प्रॉपर्टी पाई जाती है, कुछ प्रोटिस्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसमें जैसे आप लोग पढ़ेंगे डिटेल में जब जाएंगे तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपको स्लाइम मोल्ड्स में देखने के लिए मिलेगी। अभी जरा नाम याद करना है कि स्लाइम मोल्ड्स में ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी कि कुछ स्पेशल स्पोर्स बनेंगे, और ये किस कैटेगरी में रखे जाएंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी के अंदर ये सब रखा जाएगा। फिर इसके बाद अगला केस आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें जाने से पहले पीछे का पॉइंट लूंगा, याद करो। क्या बैक्टीरिया में भी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शब्द का उपयोग किया था? यस, लेकिन बहुत संभल कर लिखा था, कहा था कि बैक्टीरिया में कोई एक्चुअल सेक्स ऑर्गन्स नहीं है। प्रोकैरियोट में, मोनेरा के मेंबर में कोई भी सेक्स ऑर्गन्स नहीं थे। हाँ, वहां जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जरूर हो रहा था। जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ था उसी के आधार पर उसको किसके इक्विवेलेंट माना गया था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो ना तो बैक्टीरिया में कोई सेक्स ऑर्गन है, ना एक्चुअल गैमेट बनते हैं, पर कॉन्जुगेशन जैसा मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन जैसे मेथड को भी हमने किस में रखा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन वो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था, क्योंकि ना तो वहां सेक्स ऑर्गन्स है ना गैमेट है। नेचर में सबसे पहले वो ग्रुप बताओ जिसमें एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व हुआ। आंसर बनता है प्रोटिस्टा। फर्स्ट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व्ड इन प्रोटिस्ट्स, क्योंकि इससे नीचे के मेंबर कौन थे? इससे के नीचे के मेंबर थे मोनेरा के मेंबर, जिनमें केवल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के आधार पर आपने ये शब्द उपयोग कर लिया था, पर वहां कोई एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था। गैमीट रिलीज होना, फ्यूज होना, ऐसी कोई प्रॉपर्टी वहां नहीं थी। यहां प्रोटिस्टा में मिलेगी, और क्योंकि प्रोटिस्टा में ये एक्टिविटी मिलेगी आपको, तो इस आधार पर प्रोटिस्टा के मेंबर्स ही वो सबसे लोएस्ट या प्राइमरी मेंबर्स माने जाते हैं, जिनमें सबसे पहले एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवोल्यूशन हुआ। गैमेट्स के फ्यूजन से
एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होकर जाइगोट बनाना, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सिनगेमी। यही मीनिंग लिखा है, बाय फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। अगर थोड़ा पहचानते हैं तो हैप्लॉइड क्या सिंबल लिखते हैं? एन। इससे क्या बन जाएगा? जाइगोट। 2n बनेगा। जब आप किसी को हैप्लॉइड लिखते हैं, एन सिंबल से लिखते हैं, तो मीनिंग क्या बनता है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। एग्जाम्पल से लेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। हमारी बॉडी के अंदर हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर। ये बेसिक एग्जाम्पल है, हर बच्चा पहचानता है। 46 क्रोमोसोम इन ईच सेल। लेकिन जब बॉडी से गैमिट बनता है, स्पर्म या एग बनता है, तो क्या उसमें गैमिट में सभी 46 चले जाते हैं? ना, 23 जाते हैं। इसका मतलब 23 क्रोमोसोम का कंट्रीब्यूशन फादर से और 23 क्रोमोसोम का कंट्रीब्यूशन मदर से। तब दोनों के गैमिट फ्यूज होने से क्या बनेगा? जाइगोट। और उसी से आगे चाइल्ड डेवलप होगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक पेरेंट की जो हिस्सेदारी है वो टोटल क्रोमोसोम में से कितनी? आधी। इसीलिए उस आधी हिस्सेदारी को क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। और ये है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। और दूसरे पेरेंट से भी ऐसा ही एक सेट आ जाएगा, तो ये फ्यूज होकर क्या बना देगा? जाइगोट। तो जाइगोट कैसा होगा? 2n। जाइगोट कैसा होगा? 2n। तो इसका मतलब एक पेरेंट ने हैप्लॉइड सेट दिया, दूसरे पेरेंट ने हैप्लॉइड सेट दिया, और दोनों के फ्यूजन से क्या बन गया? जाइगोट। ये पहचानना जरूरी है क्योंकि आगे इसका काम आएगा। तो फिर बोलूंगा, n का मतलब हैप्लॉइड, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पेरेंट। हर पेरेंट का कंट्रीब्यूशन है। हर पेरेंट जब रिप्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है तो वो अपने सारे क्रोमोसोम के माध्यम से नहीं करता, टोटल में से आधे। मैंने ह्यूमन का एग्जांपल लिया है जो समझना सबसे आसान है। अगर हमारे सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं तो गैमिट में सारे 46 नहीं जाते, उससे आधे जाते हैं, हाफ सेट जाता है। जो आधा हिस्सा जाता है सिंगल सेट कहलाता है, मतलब पेयर में से एक। पेयर में से एक, हमने कहा ना 23 पेयर्स हैं, उस 23 पेयर्स में से हर पेयर में से एक एक, तो ये हर पेयर में से एक एक जाएगा, तो ये सिंगल सेट कहलाएगा। ह्यूमन बींग्स में इसका जो अर्थ बनता है वो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यूज किया है। इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि ह्यूमन बींग्स प्रोटिस्टा के मेंबर हैं, ये नहीं है। ह्यूमन बींग तो बहुत एडवांस है, एनिमेलिया में मैमल्स के मेंबर हैं, आप पहचानते हैं। तो गलत एग्जाम्पल नहीं प्लेस करना है, ये तो मैंने केवल समझाने के लिए यूज किया है, क्योंकि ये बात हैप्लॉइड तो जैसा प्रोटिस्टा के लिए सत्य है वैसा ही हमारे लिए सत्य है। अब ये जो सिनगेमी का प्रोसेस हो रहा है, ये 3 टाइप का हो सकता है। सिनगेमी का प्रोसेस 3 टाइप्स का। इस 3 टाइप्स के प्रोसेस में 3 टर्म है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी। आसान है एकदम पहचाने, तीनों का मीनिंग पहचानेंगे। जो आइसोगेमी है उसका मीनिंग, गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर कहने का मीनिंग बनता है कि जो इनका साइज, शेप एंड कलर है वो सेम है गैमेट्स का। आप देख लेंगे दोनों गैमेट साइज में एक जैसे हैं, शेप में एक जैसे हैं, दोनों में फ्लैजिला प्रेजेंट है, मोटाइल है। अगर मोटाइल है तो दोनों मोटाइल है। इफ मोटाइल देन बोथ। अगर मोटिलिटी होगी मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। मोटाइल वर्ड यूज होगा किसके लिए? फ्लैजिला प्रेजेंट है। अगर मोटाइल होंगे तो दोनों होंगे, मतलब आंखों से देखने में कोई डिफरेंस नहीं नजर आएगा। लेकिन हमने कहा फिजियोलॉजिकली डिफरेंट, इसका मतलब क्या है? एक का बिहेवियर मेल गैमिट के जैसा है और दूसरे का बिहेवियर फीमेल गैमिट के जैसा है। ये बिहेवियर में डिफरेंट है, क्योंकि अगर दोनों सेम बिहेव करते तो फ्यूजन ही नहीं होता इनमें। तो बिहेवियर अलग है इनका, इंटरनल बिहेवियर अलग है, इसीलिए कहते हैं फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है। और इससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? जाइगोट का। जो मैंने अभी यूज किया था यहां अप्लाई कर देता हूं। ये एक गैमिट कैसा है? एन। ये गैमिट भी कैसा है? एन। और जो जाइगोट बन गया वो जाइगोट कैसा है? 2n। जाइगोट कैसा बनेगा? 2n।
n प्लस n के फ्यूजन से। ये n एक पेरेंट से आया, n दूसरे पेरेंट से आया, फ्यूज हो गया, जाइगोट बन गया। ऐसा जो आइसोगेमी वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका एग्जाम्पल लिया क्लेमाइडोमोनास डिबारेनियम। क्लेमाइडोमोनास डिबारेनियम में हमें ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल पर जाने के चांस कम है नीट के, क्योंकि ये पहले कभी इनके स्पीशीज के नाम तक नहीं आया, लेकिन फिर भी हम सेव करने के लिए कम से कम ज्यादा नहीं लिया, केवल एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्लेमाइडोमोनास डिबारेनियम में इस प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाती है आइसोगेमी की। आइसो का मतलब ही होता है सिमिलर, आइसो का मतलब ये सिमिलर, सिमिलर टाइप के गैमेट्स हैं, तो क्या कहला रहा है, आइसोगेमी। फिर उसके बाद अगला केस आता है एनाइसोगेमी। एनाइसो का मतलब ही क्या हो गया, डिसिमिलर है। क्या डिसिमिलरिटी है, साइज में डिसिमिलर है। क्या दोनों में अभी भी मोटिलिटी प्रेजेंट हो सकती है, यस। आप देख रहे हैं दोनों में फ्लैजिला प्रेजेंट है। मेल गैमेट जो है वो स्मॉलर है, जबकि फीमेल गैमेट क्या है, लार्जर है। दोनों में मूवमेंट है बट साइज का डिफरेंस है। तो क्या अब ये मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट है, यस, मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट है। साइज किसका पार्ट लिखा था मैंने, मॉर्फोलॉजी का, तो ये मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट हो गए, और निश्चित तौर से मेल फीमेल लिखा है तो फिजियोलॉजिकली भी क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, फिजियोलॉजिकली डिफरेंट, आइसोगेमी। मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली डिफरेंट में फिर यहाँ पर बट बोथ मोटाइल, एनाइसोगेमी। जैसे एग्जांपल लिया फिर क्लेमाइडोमोनास की ही स्पीशीज का, क्लेमाइडोमोनास ब्रोनी के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। फिर यहां पर अगले केस पर हम लोग आए, ये केस और आगे एडवांस हो गया। मेल गैमिट स्मॉलर एंड मोटाइल, आप देख लो ये मेल गैमिट स्मॉलर एंड मोटाइल, फीमेल गैमिट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। फीमेल गैमिट, ये सिंबल फीमेल गैमिट का, लार्जर एंड नॉन मोटाइल। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल एकदम याद होनी चाहिए। यहां पर मोटिलिटी का भी डिफरेंस आ गया, फीमेल गैमिट मोटाइल नहीं है, ये बहुत आगे तक काम आता है ऊगेमी का पॉइंट, और जाइगोट बन गया। जैसा कि क्लेमाइडोमोनास कोसिफेरा के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। आप नोटिस करेंगे क्लेमाइडोमोनास डिबारेनियम आइसोगेमी, क्लेमाइडोमोनास ब्रूनी एनाइसोगेमी, क्लेमाइडोमोनास कोसिफेरा दैट इज ऊगेमी। इसका मतलब क्वेश्चन क्या बनेगा, मैंने कहा ना स्पीशीज के लेवल पर बिल्कुल इतना स्पेसिफाई होकर क्वेश्चन ना बनता है, मेन पॉइंट बनता है ऐसे प्रोटिस्ट का नाम बता दो, ऐसे मेंबर का नाम बता दो जिसमें एक ही जीनस के अंदर आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन के एग्जांपल मिलते हो। आंसर बनता है क्लेमाइडोमोनास। तो क्या क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीशीज में आइसोगेमी है, यस, एनाइसो है किसी और में, यस, ऊगेमी भी पाई जा सकती है, यस। मतलब तीनों अलग अलग लेवल हैं, और ये लेवल सब हमें कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, ये सभी लेवल हमें देखने के लिए मिलते हैं क्लेमाइडोमोनास की अलग अलग स्पीशीज के अंदर। ये हमने रिप्रोडक्शन के तीनों कैटेगरी देख ली। फिर इसके बाद और थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर लेंगे तो यहाँ इस इंफॉर्मेशन में हमें मिलेगा लाइफ साइकिल की जानकारी। दो प्रकार की लाइफ साइकिल हो सकती है, हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का अर्थ क्या है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो होती है जिसमें हैप्लॉइड फेज का डोमिनेंस है, ऑर्गेनिज्म खुद हैप्लॉइड है। हाँ, नई इंफॉर्मेशन आएगी, ध्यान से पहचानना है। ऑर्गेनिज्म जो है एडल्ट मेंबर वो खुद ही हैप्लॉइड है, एन है, और क्योंकि ये ऑलरेडी एन है तो गैमेट बनाने के लिए और आधा करने की जरूरत नहीं है, n/2 कुछ नहीं होता, ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो सामान्य माइटोटिक डिवीजन के माध्यम से गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स का फ्यूजन होगा, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, और इस फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया, 2n जाइगोट। जाइगोट की जिम्मेदारी क्या है, अगली जनरेशन बनाना, यही जिम्मेदारी है जाइगोट की। पर क्योंकि जनरेशन तो हैप्लॉइड है, n है, और जाइगोट क्या है, डबल है उसका, 2n है, तो आधा करने वाला डिवीजन चलाना पड़ेगा, और वो हाफ करने वाला डिवीजन कौन है, मियोसिस है। इसलिए यदि ऑर्गेनिज्म खुद हैप्लॉइड है तो लाइफ साइकिल कहलाती है हैप्लॉन्टिक, और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मियोसिस अकर्स इन जाइगोट, उल्टा बैठता है, क्योंकि मैंने कहा था ना हमारे से मैच नहीं करेगा अब ये। हमारे जैसे एडवांस ऑर्गेनिज्म में गैमिट के फ्यूजन से जाइगोट बन गया तो वो आगे फीटस का, चाइल्ड का फॉर्मेशन करेगा, मियोसिस नहीं होगा उसमें। सिमिलर माइटोटिक डिवीजन होते रहेंगे, इंडिविजुअल बनेगा। यहां स्टोरी आपको चेंज मिलेगी, क्योंकि ये बहुत सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म है। इनमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ही ऐसे हैं जो ऑलरेडी हैप्लॉइड है, और गैमिट बनाने के लिए उसको मियोसिस की जरूरत ही नहीं पड़ती। मियोसिस डिवीजन है आधा करने वाला, हैप्लॉइड करने वाला, पर ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो और कितना आधा करेंगे। तो गैमिट बन गए एन और जाइगोट बन गया 2n। जाइगोट की जिम्मेदारी है अगली जनरेशन का इंडिविजुअल बनाना। इंडिविजुअल कैसे होते हैं इसमें, हैप्लॉन्टिक में n। तो अगर 2n वाले से n बनाना है तो रिडक्शन वाला डिवीजन करना होगा, और वो रिडक्शन वाला जो डिवीजन है, रिडक्शन डिवीजन है, वो रिडक्शन डिवीजन कौन सा है, उसका नाम है मियोसिस। कहां पाया जा रहा है, एग्जांपल दिया प्रोमिनेंट डायनोफ्लैजिलेट्स में इस प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाती है। और इसका जो उल्टा केस है वो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर ऑर्गेनिज्म, यहां से दिखेगा ये मेन पॉइंट, अगर ऑर्गेनिज्म 2n है तो ये लाइफ साइकिल कैसी है, डिप्लॉन्टिक है। डिप्लॉयड फेज डोमिनेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ साइकिल में ज्यादातर हिस्से में किसको चला रहा है, 2n फेज को। कुछ समय के लिए n बनेगा, मतलब उसकी डोमिनेंस नहीं है। किससे बनेगा, मियोसिस से। रिडक्शन हो गया जी, ये रिडक्शन डिवीजन हो गया। रिडक्शन डिवीजन से 2n से आधा आधा गैमेट्स बन गए क्या, n। अब इनमें तुरंत फर्टिलाइजेशन हो गया, गैमेट तो खाली नहीं घूमेंगे, गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या बन गया, जाइगोट। फिर वही कहानी, जाइगोट की जिम्मेदारी क्या है, अगली जनरेशंस के नए मेंबर बनाना। तो क्या यहां मियोसिस होगा ना, वो तो यहां हो चुका। अगर यहां जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, माइटोसिस होगा, और इसके माध्यम से ऐसे कई सारे नए मेंबर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। दोनों का कंपैरिजन देख लो। अगर ऑर्गेनिज्म खुद हैप्लॉइड है और लाइफ साइकिल के ज्यादातर हिस्से में हैप्लॉइड फेज ही एग्जिस्ट कर रहा है, गैमेट भी हैप्लॉइड है, और जाइगोट बनते ही उसमें मियोसिस हो जाती है, मतलब 2n का रोल बहुत कम है। जाइगोट बना और मियोसिस हो गई, तो इसका मतलब लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट है। तो लाइफ साइकिल क्या कहलाएगी, हैप्लॉन्टिक। और ये कब हो रहा है, जब ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है तो डोमिनेंट आएगा हैप्लॉइड फेज। ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड, गैमेट हैप्लॉइड, केवल कौन डिप्लॉइड है, 2n कौन है, केवल जाइगोट, और केवल जाइगोट ही डिप्लॉइड है। तो ये समय बहुत कम होगा, तुरंत मियोसिस हो जाएगा उसमें। और उल्टा केस देख लो, उल्टा केस ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है, ऑर्गेनिज्म जितने समय सरवाइव करेगा तो कौन सा फेज सरवाइव कर रहा है, 2n। गैमेट बन गए मियोसिस से, तो गैमेट तो ज्यादा लंबे समय इंडिपेंडेंटली रहते नहीं है, तो इसका मतलब n फेज बहुत कम समय रहेगा, मतलब हैप्लॉइड वाली अवस्था बहुत कम समय रहेगी। और अगर हैप्लॉइड वाली अवस्था कम समय रहेगी तो इसका मतलब डिप्लॉइड का डोमिनेंस है, 2n का डोमिनेंस है। और अगर 2n का डोमिनेंस है तो इसका मतलब है कि लाइफ साइकिल क्या कहलाएगी, डिप्लॉन्टिक। प्रोमिनेंट एग्जांपल डायटम्स में हमें ऐसा देखने के लिए मिलता है। ये प्रोटिस्ट के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की, और आगे फिर जो इसके डिविजन्स एनसीईआरटी देता है उनके बारे में इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा का हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम लोगों ने रखे थे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ये भी कहा था कि सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, और फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, और भोजन खाने वाले भी हो सकते हैं, डिकम्पोजर की तरह बिहेव करने वाले सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं। इसीलिए कहा था कि इस किंगडम की जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। बहुत ज़्यादा वैरायटी के अलग अलग न्यूट्रिशन टाइप के ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, पर एक ही मेन पॉइंट था, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। और हमने इसमें अलग अलग ग्रुप्स या डिविजन्स की बात की थी। सबसे पहले ग्रुप या डिवीजन का जो नाम आया, जो एनसीईआरटी भी देता है, और वो नाम है क्राइसोफाइटा। डिवीजन क्राइसोफाइटा का डिस्कशन आया।
जो क्राइसोफाइटा डिवीजन है या जिसके मेंबर्स कहलाते हैं क्राइसोफाइट्स। इसके मेंबर्स कहलाते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स या क्राइसोफाइटा के मेंबर्स। इन क्राइसोफाइट में एनसीईआरटी लिखता है कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। दो प्रकार के मेन ऑर्गेनिजम्स हैं जो यहां पर हमने बिल्कुल स्पष्ट लिखे हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी के पॉइंट लिए हैं। ये एनसीईआरटी की ही लाइन हमने ली है। इसमें इंक्लूड होते हैं डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डायटम्स और डेस्मिड्स, ये जो इसमें डेस्मिड वाला ग्रुप है ये येलो एल्गी भी कहलाता है। और ये जो डायटम्स है ये काफी बड़ा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, बहुत लार्ज संख्या में, ओशंस वगैरह में तो ये बहुत ही भारी संख्या में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। हाँ, फ्रेश वाटर बॉडीज में भी कुछ पाए जाते हैं, पर मैरीन इकोसिस्टम्स में मतलब ओशंस में ज्यादा है ये डायटम्स और डेस्मिड्स। ये जो डायटम और डेस्मिड्स हैं ये कैसे हैं? माइक्रोस्कोपिक है। शुरू से कहते आ रहे हैं हम यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। अब सिंगल सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है तो नेकेड आई से तो दिखेगा नहीं, तो इसका मतलब ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? माइक्रोस्कोपिक है। इन ऑर्गेनिजम्स के लिए हमें आगे तक काम आने वाला एक टर्म है प्लैंक्टॉन्स। कौन से ऑर्गेनिजम्स प्लैंक्टन कहलाते हैं ये मीनिंग भी जानना जरूरी। एनसीईआरटी का अगेन यूज किया हुआ टर्म। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पानी के अंदर पैसिवली तैर रहे हैं, मतलब उनमें एक्टिव स्विमिंग की एबिलिटी नहीं है। इट मीन्स उनके पास अपना कोई फ्लैजिला वगैरह नहीं है स्विम करने के लिए, बस ऐसे ही पानी के बहाव के साथ तैर रहे हैं, वो कहलाते हैं प्लैंक्टॉन्स। मीनिंग लिखा है दे फ्लोट पैसिवली विद वाटर करंट। पानी के करंट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है यहाँ पर कि पानी में करंट आ गया है ना। वाटर करंट का मतलब है पानी का बहाव। पानी के बहाव के साथ वो पैसिवली इधर उधर तैर रहे हैं और ये कहलाएंगे क्या? प्लैंक्टॉन्स। हाँ, अंग्रेजी का सही उपयोग करना है, नहीं तो सब मीनिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद पॉइंट आता है, मैंने मेंशन भी किया एनसीईआरटी का पॉइंट ये भी, फ्रेश वाटर और मैरिन वाटर दोनों में। मैरिन वाटर क्या है? ये जो खारा पानी है सी या ओशंस का, इसी को हम क्या कहते हैं कि ये मैराइन वाटर है। जो मैराइन वाटर है समुद्र का पानी है। एनसीईआरटी लिखता है दोनों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर कहां मिलेगा? तालाब में मिलेगा। और मैराइन वाटर कहां? मैंने मेंशन किया सी में, ओशंस में मैराइन वाटर मिलेगा। अब अगर ऐसे एनसीईआरटी की लाइन आ जाए लिखी हुई दोनों में पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर इनमें से एक चूज करना पड़ जाए कि ज्यादा किस्में पाए जाते हैं तो फिर ये आंसर बनेगा। इट मींस ये पूछने कि ज्यादा किस्में पाए जाते हैं या दो हिस्से तोड़ कर दे दे और आपको चॉइस छोड़ दे कि एक ही आंसर लगाओ, एक साथ इंक्लूडेड नहीं है, ये जुड़े हुए नहीं है ऑप्शंस में, तो फिर सी ओशंस या मैराइन एनवायरनमेंट का जो आंसर है वो बेटर माना जाएगा क्योंकि इसमें डायटम्स ज्यादा पाए जाते हैं। फिर उसके बाद अगला डिस्कशन आया हमारा, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। मतलब क्राइसोफाइट्स के जो अधिकतर मेंबर्स हैं वो क्या है? फोटोसिंथेटिक है। अपना भोजन खुद तैयार कर रहे हैं, अपने न्यूट्रिशन को खुद तैयार कर रहे हैं। अब ऐसा करने के लिए क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस चलाने के लिए पिगमेंट चाहिए। मतलब पॉइंट कनेक्टेड चल रहे हैं। अगला तुरंत सवाल आएगा कि फोटोसिंथेसिस करना है तो पिगमेंट बताओ। 3 पॉइंट है पिगमेंट में, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और एक प्रकार का ज़ैंथोफिल होता है जिसका नाम फ्यूकोजेंथिन। ये फ्यूकोजेंथिन आगे भी आएगा, ब्राउन एल्गी वगैरह में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन क्या क्राइसोफाइट्स में, मतलब क्राइसोफाइटा डिवीजन के मेंबर्स में, या तो क्राइसोफाइट लिख के पूछता है या उसके सबसे मुख्य मेंबर है डायटम्स, उनके बारे में पूछता है। तो ये पिगमेंट पक्के याद रखने, तीनों पर सवाल आए हुए हैं। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है। क्लोरोफिल सी एक कैटेगरी है क्लोरोफिल की और इसकी प्रेजेंस का मेन एग्जाम्पल क्राइसोफाइट्स ही है। इसकी प्रेजेंस का मेन एग्जाम्पल डायटम्स ही है।
तो इन्हीं के बारे में सवाल आता है, बिल्कुल स्टैंडर्ड। फ्यूकोजेंथिन के 2 ही पॉइंट है याद करने के, एक ब्राउन एल्गी जो अभी यहां हमारे डिस्कशन का भाग नहीं है, और एक क्राइसोफाइट। मतलब क्वेश्चन पहचानने है क्या बनता है, नहीं तो ऐसे बहुत बड़ी थ्योरी है दुनिया में, बायोलॉजी में बहुत सारी थ्योरी हो सकती है, ये पहचानना जरूरी है क्वेश्चन क्या बनेगा। तो ये तीनों पिगमेंट इंपॉर्टेंट है यहां पर। इन्हीं पिगमेंट की वजह से इनका कलर क्या आ रहा है, गोल्डन, गोल्डन कलर आ रहा है। अब आपके दिमाग में क्या सवाल आएगा कि हमने जब मेंशन किया तो हमने तो डेस्मिड को गोल्डन एल्गी लिखा है। देखो नेमिंग तो गोल्डन एल्गी डेस्मिड वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए है, लेकिन डायटम्स भी दिखने में लगभग वैसे ही होते हैं। जब एल्गी के हिसाब से नाम दिए गए थे तो उसमें डायटम का नाम शुरू से डायटम ही चल रहा था, और गोल्डन एल्गी एक और एक्स्ट्रा टर्म था। अब ये दोनों ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म, मतलब डेस्मिड और डायटम, उठाकर किस में रख दिए गए, प्रोटिस्टा के एक डिवीजन में, जिसका नाम क्राइसोफाइटा, जिसका नाम क्राइसोफाइटा। पर क्या ये बात सच है कि दिखने में जो कलर है वो इनका सबका ही लगभग गोल्डन जैसा है? यस, क्योंकि पिगमेंट तो कॉमन ही है ना, कलर तो किससे आता है, पिगमेंट से आता है। फिर उसके बाद अब ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो फिर एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी लिखता है कि ये ओशंस में चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब भोजन जो बना रहे ऑर्गेनिज्म, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, दुनिया भर के एल्गी वगैरह भी और ग्रो किए हुए हैं समुद्र के अंदर, लेकिन सबसे मुख्य रूप से फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है समुद्र में, यही क्राइसोफाइटा के मेंबर्स। या तो क्राइसोफाइटा लिखा आएगा या डायटम लिखा आएगा। मैंने कहा, बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि डायटम्स मेन मेंबर्स हैं। भोजन बनाएंगे तो फिर उसको स्टोर भी करेंगे, किस रूप में स्टोर करेंगे, ये टर्म याद रखना है, क्राइसोलेमिनेरिन। क्राइसोफाइटा से ही बना हुआ टर्म है। क्राइसोलेमिनेरिन एक प्रकार का स्टोरेज कंपाउंड है, जो कि एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि एक मॉडिफाइड स्टार्च टाइप का कंपाउंड होता है। पर आपसे इतनी इसकी केमिस्ट्री नहीं पूछेगा, अब नाम की जरूरत पड़ेगी, क्राइसोलेमिनेरिन। और साथ में ऑयल एंड फैट्स भी स्टोरेज कंपाउंड के रूप में इनमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप पुराने क्वेश्चन भी देखेंगे तो इनके बारे में कोई बहुत माइक्रो लेवल के सवाल नहीं बनाता है, डायरेक्ट नाम पता होगा उससे भी सवाल बन जाएगा, उससे ज्यादा की डिटेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, यस। दिखने में कैसे हैं, गोल्डन। पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड ज़ैंथोफिल की एक कैटेगरी क्या, फ्यूकोजेंथिन। और मेन प्रोड्यूसर है ओशंस में एनसीईआरटी के लाइन। फिर उसके बाद अगला केस आ गया, यहां पर इनका स्ट्रक्चर पहचानना है। एनसीईआरटी ने बिना डायग्राम बनाए थ्योरेटिकली कुछ कुछ पॉइंट दिए हैं, उनको दिमाग में बेहतर बैठाने के लिए हमने यहां डायग्राम की भी सपोर्ट ली है। एनसीईआरटी हो या हमारे थ्योरेटिकल मॉड्यूल वगैरह हो, वो थ्योरेटिकली लिखते हैं उसको, पर दिमाग में हमारे तभी बैठेगी, बच्चे के दिमाग में तब बैठेगी जब थोड़ा उसको विजुअलाइज होगा। ये डायटम का ही मेन स्ट्रक्चर स्टडी होता है। क्राइसोफाइटा के मैंने कहा मेन मेंबर डायटम, तो उसी के संदर्भ में स्ट्रक्चर का डिस्कशन चलेगा। डायटम्स में एनसीईआरटी क्या कहता है कि इनमें जो सेल वॉल होती है वो 2 टुकड़ों में होती है। आप देख लो, आपको दिखेगा यहाँ सेल वॉल 2 टुकड़ों के अंदर दिखाई देगी, और साथ में कहता है कि ये टुकड़े आपस में ऐसे फिट होते हैं जैसे कि कोई सोप केस, आपस में ऐसे फिट होते हैं जैसे कि कोई सोप केस, मतलब सोप रखने का, साबुन रखने का कोई बॉक्स हो, जैसे सिंगल साबुन रखने का कोई बॉक्स होता है और उस बॉक्स का लिड होता है, कवर होता है, इस प्रकार का अरेंजमेंट है इसमें। जैसे ये नीचे सपोज कोई सोप केस जैसा अरेंजमेंट, ये उसका ढक्कन, और अंदर जैसे सोप रखी हो, ये क्या उसकी मेम्ब्रेन। तो ये डायटम का पूरा स्ट्रक्चर आ गया, इस प्रकार से फिट होता है। तो ये सब एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है, इसको हमें विजुअलाइज करने के लिए छोटा सा डायग्राम बनाया। फिर साथ में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, पक्का यूकैरियोट है। उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के कितने सेट, 2। पिछली क्लास में समझाया था हैप्लॉइड डिप्लॉइड का मीनिंग, कि अगर डबल सेट है क्रोमोसोम का तो डिप्लॉइड मतलब 2n, और सिंगल सेट है तो हैप्लॉइड मतलब n। ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लिया था, हमारी बॉडी के अंदर हर सेल में क्या कंडीशन है, 2 सेट है, मतलब 23 पेयर्स है। ह्यूमन का एग्जांपल लूं तो ये समझाने के लिए केवल,
हम प्रोटिस्ट नहीं है, हम तो मैमल्स हैं। तो ये यहाँ पर चाहे मैमल हो प्रोटिस्ट हो, अगर हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के 2 सेट होंगे, जरूरी नहीं है कि टोटल संख्या बराबर हो, पर सेट 2 होने चाहिए। मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपी, क्रोमोसोम नंबर 2 की 2 कॉपी, क्रोमोसोम नंबर 3 की 2 कॉपी। हर पेयर में एक क्रोमोसोम मेल पेरेंट से आया है और हर पेयर में एक क्रोमोसोम फीमेल पेरेंट से आया है। यही पेयर मिलकर क्या बनाता है? 2n या डिप्लॉइड कंडीशन बनाता है। यह स्थिति डायटम की स्ट्रक्चर के पॉइंट की नॉलेज की। फिर एनसीईआरटी कहता है कि इन डायटम्स की जो सेल वॉल होती है उसमें भारी मात्रा में सिलिका का डिपोजिशन होता है, और उसमें एनसीईआरटी अपनी महान अंग्रेजी का उपयोग करता है, लिखता है एम्बेडेड विद सिलिका। एम्बेडेड कहने का मतलब है कि सेल वॉल में सिलिका डिपॉजिटेड है, जमा हुई है, और उसी को मैंने सिंपल लैंग्वेज में भी यहां मेंशन किया है। एम्बेडेड कहने का मतलब है सिलिका डिपॉजिटेड, जिसके कारण इस प्रकार की सेल वॉल का डिस्ट्रॉय होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एनसीईआरटी लिखता है कि ये इनडिस्ट्रक्टेबल है। एनसीईआरटी का टर्म है, बिल्कुल इनडिस्ट्रक्टेबल है, मतलब वो नष्ट नहीं होगी। अब एनसीईआरटी ने लिखा है तो ऐसे याद करना है, मतलब वो कहना चाहता है कि ऐसा तो है नहीं कि कभी नहीं होगी, लेकिन बहुत लंबे समय तक डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो उसी को एनसीईआरटी ने क्या लिख दिया? इनडिस्ट्रक्टेबल है। सिलिका का डिपोजिशन इनकी सेल वॉल को बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव एबिलिटी देता है, जिसके कारण इसको डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना आसान काम नहीं है। और इस डिस्ट्रक्शन की वजह से ये लगातार धीरे धीरे बिलियंस ऑफ ईयर्स से समुद्रों के अंदर जमा हो रही है, और मरे हुए डायटम्स की सेल वॉल जमा होते होते नीचे डिपॉजिट बन जाते हैं, और वही डिपॉजिट्स क्या कहलाते हैं? डायटोमेशियस अर्थ कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटी का पॉइंट अगेन, और बहुत इंपॉर्टेंट, 4 स्टार चिपकाए इस पर मैंने, इसलिए क्योंकि आगे भी इस पर और भी पॉइंट बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे। पहले इतना याद करा लूं, सेल वॉल 2 टुकड़ों में, एक टुकड़ा छोटा है और दूसरा बड़ा है, और छोटा टुकड़ा जो है वो बॉक्स के तरह काम कर रहा है, और जो बड़ा टुकड़ा है, 2 हाफ है सेल वॉल के, वो एक कवर या लिड की तरह काम कर रहा है। अंदर डायटम का सेल रखा हुआ है जिस पर मेम्ब्रेन की कवरिंग है। सेल वॉल एम्बेडेड विद सिलिका। एम्बेडेड मतलब सिलिका डिपॉजिटेड है। इस सिलिका डिपोजिशन के कारण इस सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं है। इवन जब डायटम मर जाते हैं तब भी उनकी सेल वॉल अर्थ के डायटोमेशियस अर्थ के रूप में नीचे जमा हो जाती है, इनके डिपॉजिट्स बन जाते हैं, और वही डिपॉजिट्स क्या कहलाते हैं? डायटोमेशियस अर्थ। मतलब डायटम्स की सेल वॉल से बने हुआ रॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डिपॉजिट्स बन जाते हैं। कहां बन जाते हैं ये भी पहचानेंगे। फिर आप ये देखो, इस स्ट्रक्चर में क्या कहीं आपको कोई फ्लैजिला नजर आ रहा है? ना, ये जो मेंबर्स हैं क्राइसोफाइटा के, ये नॉन मोटाइल है, मतलब इनमें कोई फ्लैजिला नहीं है। जब कहा था कि ये प्लैंकटन है, मतलब पैसिवली फ्लोट करते हैं, उसका भी ये मीनिंग था, अलग से भी मेंशन किया स्ट्रक्चर के साथ कि इनमें कोई फ्लैजिला नहीं है, ये एक्टिवली अपने आप को मूव कराते नहीं है, पैसिवली पानी के साथ बहते रहते हैं, और ये नॉन मोटाइल है, मतलब इनमें खुद अपने आप अपनी चॉइस से मूव करने की एबिलिटी नहीं है। फ्लैजिला की एब्सेंस की कंडीशन, अपनी चॉइस से मूव नहीं कर रहे हैं, पानी के साथ बह जाएं, वो वर्ड मोटिलिटी नहीं कहलाता, वो तो केवल करंट के साथ बह रहे हैं। मोटिलिटी वर्ड तब यूज होगा जब अपने चॉइस से मूव करने के लिए फ्लैजिला या सीलिया जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो। ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं। फिर अगला केस आ गया यहां डिस्कशन में, मैंने कहा था डायटोमेशियस अर्थ के बारे में और पॉइंट आएगा, इसके उपयोग है। डायटोमेशियस अर्थ बिलियंस ऑफ ईयर्स से डायटम्स की, डेड डायटम्स की सेल वॉल के डिपॉजिट होने से बनी है। एनसीईआरटी कहता है बिलियंस ऑफ ईयर्स। और इसी का एक और नाम है, ये किसल ग्रोह के नाम से भी जानी जाती है। डायटोमेशियस अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड किसल ग्रोह। अब ये कौन है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेड डायटम्स कहां जमा हो गए? बॉटम ऑफ सी, समुद्र में नीचे जमा हो गए, उसी से
ये डायटोमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। अब एनसीईआरटी इसके उपयोग बताता है, कहता है बीइंग ग्रिटी, एनसीईआरटी का टर्म बीइंग ग्रिटी यूज्ड इन पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप, एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल। अब ग्रिटी का क्या मतलब है? जैसे रेत को अगर हम हाथ में लेकर देखेंगे तो वो उसमें जो उसके पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से हमें किरकिरापन महसूस होगा, इसी को कहते हैं ग्रिटी। हिंदी में भी मैंने मेंशन किया है, किरकिरा, जो किरकिरा पदार्थ होता है जिसमें कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसी को बोलते हैं ग्रिटी। ग्रिट मतलब स्मॉल पार्टिकल्स। तो ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स की वजह से इसमें किरकिरापन होता है, जिसके कारण ये किसी सरफेस को घिसने रगड़ने की एबिलिटी रखता है, मतलब पॉलिशिंग के लिए ये इसका उपयोग किया जाता है इस प्रॉपर्टी के कारण। और इसी प्रॉपर्टी के कारण इसका फिल्ट्रेशन वगैरह के प्रोसेस में भी, ऑयल सिरप्स में फिल्ट्रेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये एनसीईआरटी का पॉइंट हो गया। क्या इसके अतिरिक्त और भी यूजेस हैं? यस, और भी यूजेस हैं। साउंड प्रूफिंग में उपयोग होता है। किसी चैम्बर को साउंड प्रूफ बनाने के लिए, बाहर की आवाजों को आने से रोकने के लिए, अंदर की आवाज को बाहर जाने से रोकने के लिए इसमें डायटोमेशियस अर्थ का उपयोग होता है। जैसे अगर मैं यहाँ ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो जो स्टूडियो में जहां पर हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसको भी हमने साउंड प्रूफ बनाने की कोशिश की है, और इसके लिए भी इसी प्रकार के पदार्थ का उपयोग होता है, डायटोमेशियस अर्थ का। जो छोटे छोटे पोर्स वगैरह होते हैं उसमें भर के उसको चैम्बर को साउंड प्रूफ बनाया जाता है। और साथ में ये हीट इंसुलेटर होता है, मतलब हीट का पैसेज इसके माध्यम से आसानी से नहीं होता। इस कारण से ये एक कवरिंग के रूप में किया जाता है यूज, आउटर कवरिंग के रूप में। किसमें? फर्नेसेस में। फर्नेसेस क्या होती हैं? हाई टेम्परेचर की जो भट्टी होती हैं, जो मेटलर्जी वगैरह में मेटल्स को पिघलाने वगैरह के लिए, ओर्स को पिघलाने में, प्यूरिफिकेशन में उपयोग होती हैं, उनमें बाहर परत बनाई जाती है डायटोमेशियस अर्थ या किसल गोर की, ताकि बाहर हीट कम से कम आए, अंदर ही हीट अपना रोल प्ले करे। इस पर्पज के लिए डायटोमेशियस अर्थ या किसल गोर का उपयोग किया जाता है। इसमें हमने एनसीईआरटी के पॉइंट भी मेंशन कर दिया, और उसके अतिरिक्त जो उसका और उपयोग था वो भी यहां पर मेंशन कर दिया डायटोमेशियस अर्थ में। फिर इसके बाद केस आता है कि रिप्रोडक्शन कैसा चल रहा है। रिप्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होगा? डिवीजन से। मैंने जनरल पॉइंट समझाते हुए कहा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर सेल डिवाइड हो गया तो इसका मतलब है नया ऑर्गेनिज्म बन गया, क्योंकि जो नया मेंबर बनेगा वो भी तो अल्टीमेटली क्योंकि सिंगल सेल का ही तो बना हुआ है, तो डिवीजन से जो नया मेंबर बन जाएगा वो भी एक इंडिविजुअल होगा नया सेल बनते ही, क्योंकि ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना हुआ है। तो डिवीजन हो गया, या उसी को क्या कह सकते हैं? बाइनरी फिशन। इससे सेल डिवाइड होते रहेंगे, नए मेंबर बनते रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे डिवीजन से नए मेंबर बनेंगे तो नए सेल्स का जो साइज है वो कम हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। सबसे पहले तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि जैसे जैसे डायटम डिवाइड करेंगे तो नए डायटम्स में साइज का डिक्रीज देखने के लिए मिलेगा। एक तो पॉइंट याद करने का हुआ, मैंने डिस्क्रिप्शन आगे बनाया है, समझाऊंगा भी, पर पहले ये याद करना बहुत जरूरी है कि साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब याद करने का पॉइंट आया, ध्यान से देखेंगे, लॉजिकल पॉइंट है, कॉन्सेप्ट का पॉइंट है। जो आउटर और इनर हाफ है वॉल के, उनके नाम दिए हैं। आउटर वाला हाफ कहलाता है एपिथीका और इनर वाला आधा भाग कहलाता है हाइपोथीका। एपी मतलब बाहर, ये देख लो आप, हाइपो मतलब नीचे या अंदर की ओर है। एपिथीका एंड हाइपोथीका। जब ये सेल डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने पर रिजल्ट क्या होगा? ये दोनों जो हाफ हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद मैं आपके सामने इनके नंबर डालूंगा। अगर ये मैंने नंबर डाल दिया यहां पर वॉल की लेयर का 1 और ये नंबर डाल दिया 2, तो आप नोटिस करना ये 1 कहां गया? ये 1 यहां गया।
ये 1 है। 2 कहां गया? ये 2 है। इस 1 के अंदर नई वॉल की लेयर बनेगी हाइपोथिका। ये वाली जो नई लेयर है ये नई है वॉल की लेयर, और ये वाली लेयर नई है। इसका मतलब यहां इस 2 वाले पे ध्यान देना ज्यादा। 2 वाला साइज जो अंदर था वो पहले ही छोटा था। जब भी नई वॉल की आधा टुकड़ा बनेगा वो बाहर की ओर नहीं बन सकता, हमेशा अंदर की ओर बनेगा। ये तो एक तो पहले ही अंदर वाला हाफ छोटा था। अब पुराना हाइपोथिका अब यहां ये नाउ एपिथिका, यही सॉलिड पॉइंट है, यही पहचानना है। जिसको ये बात ठीक समझ में बैठ जाएगी पूरा लॉजिक समझ में आएगा। जो पेरेंट सेल के अंदर हाइपोथिका था, जब ये आधा भाग नए डॉटर मेंबर के अंदर जाएगा तो ये आउटर वॉल बनाएगा, क्योंकि नई वॉल जब भी बनेगी आधा टुकड़ा जो नई वॉल का बनेगा वो बाहर की ओर नहीं बन सकता, क्योंकि सेल अंदर से बना रहा है। वो कहां बनेगा? अंदर की ओर। तो ये तो पहले अंदर वाला भाग छोटा था, पता चला जो नया आधा हिस्सा बना वो और अंदर बन गया, तो इसका मतलब डायटम का साइज क्या हो गया? छोटा। ये वाला भाग तो पेरेंट जितना होगा ये वाला सेल, लेकिन ये सेल तो पेरेंट से छोटा हो गया, क्योंकि हाइपोथिका बिकम्स एपिथिका। अगले में फिर ऐसा ही होगा। ये जो ग्रीन वाला ऊपर का पार्ट है ये पहले ही छोटा है, और जब ये आउटर लेयर बनाएगा तो नया हाफ और अंदर बनेगा, तो और स्मॉलर हो गया। हर बार ऐसे होता जाएगा। जितनी जितनी बार भी डिवीजन होगा तो 2 डॉटर मेंबर्स में से एक डॉटर मेंबर का साइज पेरेंट्स से छोटा होता चला जाएगा। इस कारण से कहते हैं कि साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ध्यान से देख लेंगे एक बार। लॉजिकल पॉइंट मैंने पहले ही कहा, इन पेरेंट देयर आर 2 हाफ्स ऑफ सेल वॉल, आउटर एंड इनर। ड्यूरिंग डिवीजन these 2 halves are distributed in daughter members। जब डिवीजन होगा तो ये दोनों हाफ एक एक करके डॉटर मेंबर के पास जाएंगे, डॉटर सेल के पास जाएंगे। लेकिन जो पहले इनर हिस्सा था अब वो आउटर बनेगा, और एक जो नया आधा भाग बनेगा वो उसके भी अंदर बनेगा। जब नया आधा भाग उसके भी अंदर बनेगा तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और साइज अगर छोटा हो जाएगा तो इसका परिणाम ये होगा कि ऐसे सक्सेसिव जनरेशंस के बाद हम कहेंगे कि डायटम्स का जो सेल है उसका साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। लगातार ऐसे होता चला जाएगा, क्योंकि सेल वॉल तो ये बहुत रिजिड है ना, ये थोड़ी फैल जाएगी। जब आप इसी के अंदर एडजस्ट कर करके और छोटा डायटम बनाते जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा। अब इसको क्या वापस रीगेन करने का कोई साधन है? बिल्कुल दिखेगा, अगले केसों में दिखेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन संख्या बढ़ाने के लिए नहीं होता। यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक स्पेशल स्पोर के माध्यम से जो कहलाता है ओक्सोस्पोर। ओक्सोस्पोर शब्द का एक्चुअली में जो अर्थ होता है वो ग्रोथ स्पोर ही होता है। ओक्सोस्पोर मतलब ग्रोथ स्पोर, या थोड़ी भारी भरकम अंग्रेजी उपयोग करेंगे तो क्या कह सकते हैं? रिजुविनेटिंग स्पोर। क्या रिजुविनेट किया जा रहा है? साइज, हेल्प टू रीगेन साइज। मेंबर के साइज को रीगेन करने में यह स्पोर हेल्प करता है। कैसे बनेगा? ये हमने एग्जांपल से स्टार्ट किया। ये एक छोटा डायटम लिया जिसमें 2 हाफ वॉल के, आउटर एंड इनर, और अंदर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस वगैरह। ये एक स्मॉल साइज डायटम है। अगर साइज बढ़ाना है इस डायटम का तो रिजिड सेल वॉल को फैलाना संभव ही नहीं है। सबसे पहला काम है इसको सेल वॉल अपनी लोस्ट करनी पड़ेगी। ये सेल अंदर से ऐसे म्यूसिलेज सिक्रीट करता है कि वो वॉल पर अंदर से प्रेशर लगाते हैं, और वॉल की जो दोनों आधे आधे टुकड़े हैं वो अंदर से प्रेशर के कारण इससे अलग हो जाते हैं। प्रेशर से अलग हो गए
तो यही अब ग्रो करने के लिए रेडी हो गया। तो ये ग्रोथ स्पोर या ओक्सोस्पोर कहलाएगा। पहले ये थोड़ा सा साइज में बढ़ा और साइज में बढ़ा, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ चल रही है। तो ये स्टेजेस है ओक्सोस्पोर की। पहले शुरुआत की स्टेज, वॉल को रिमूव करते ही ये भी ओक्सोस्पोर है, ये और साइज में ग्रो कर गया, ये और लेटर स्टेज है, फाइनल स्टेज है ओक्सोस्पोर की, जब इसने गुड साइज रीगेन कर लिया। लेकिन क्या इसको वापस दोबारा से वॉल चाहिएगी? यस। अब इसके ऊपर नई वॉल का फॉर्मेशन हो गया, न्यू वॉल लेयर्स फॉर्म। दोबारा से ये अपने मटेरियल को सिक्रीट करके नई वॉल लेयर्स बनाएगा। और आप देख रहे हैं इसने दो आधे टुकड़ों में ये वॉल लेयर्स बनाई, पहले ये आउटर और फिर उसके इनर। इस प्रकार से इसने अपनी ये वॉल लेयर्स बनाकर नया डायटम, न्यू डायटम जिसका साइज लार्ज है वो अवेलेबल करा दिया। यहाँ पर ये लार्ज साइज का डायटम अब अवेलेबल हो गया यहाँ पर। तो ये क्या इससे संख्या बढ़ी? ना, ओक्सोस्पोर ने डायरेक्ट संख्या नहीं बढ़ाई, इसने क्या रीगेन किया है, क्या बढ़ाया? साइज। पर यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर साइज रीगेन होगा तभी तो नई डिवीजन प्रमोट होगी। क्योंकि अगर साइज छोटा ही होता चला जाएगा तो कहां तक उसको डिवाइड कर पाएंगे? वो तो और छोटा माइक्रोस्कोपिक का क्या माइक्रोस्कोपिक हो जाएगा। तो इसका मतलब साइज रीगेन करना भी नए डिविजन्स को सपोर्ट करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसलिए ये भी किस में काउंट किया गया? रिप्रोडक्शन में काउंट किया गया। तो ये इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगा साइज रीगेन करना, ताकि और डिविजन्स को प्रमोट किया जा सके। ध्यान से एक बार देख लेंगे, ग्रोथ स्पोर की स्टोरी या ओक्सोस्पोर की स्टोरी एकदम सिंपल है और इंपॉर्टेंट स्टोरी है। अच्छा क्वेश्चन बनता है ओक्सोस्पोर में से। फिर उसके बाद नंबर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। पहले नाम लिया था पिछले पॉइंट में, जब जनरल पॉइंट ले रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोटिस्टा में, तो कहा था 3 प्रकार के, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी। इनमें से कौन से प्रकार का रिप्रोडक्शन यहां पाया जाता है? आइसोगेमी टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। मतलब सिमिलर टाइप के गैमेट हैं जो दिखने में एक जैसे होंगे। याद करो, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। एक गैमेट का बिहेवियर मेल गैमेट की तरह और दूसरे का फीमेल गैमेट की तरह, पर दिखने में गैमेट एक जैसे हैं। डायटम्स में जो गैमेट बनेंगे वो मियोसिस के माध्यम से बनेंगे। आज भी समझाया है, क्यों? क्योंकि डायटम कैसे हैं? डिप्लॉइड। हर एक के पास डबल सेट है क्रोमोसोम का, तो दोनों सेट नहीं जाते गैमेट में, एक ही सेट जाता है, मतलब आधा करना पड़ेगा उसको। पिछली पॉइंट में तब भी यही समझाया था, फिर एक बार रिपीट करूंगा कि जिस प्रकार से हमारी बॉडी के सेल्स में अगर 46 क्रोमोसोम है तो गैमेट में 23 जाते हैं, ऐसे ही डायटम में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे उसकी स्पीशीज के हिसाब से उसका आधा ही हिस्सा जाएगा और वो कहलाता है हैप्लॉइड सेट जाएगा गैमेट में। तो गैमेट कैसे बनने चाहिए? गैमेट होने चाहिए हैप्लॉइड, जो रिप्रेजेंट होते हैं सिंबल से, किससे? एन से। जबकि मेंबर कैसा है? इंडिविजुअल कैसा है? डिप्लॉइड। तो उसके लिए जो डिवीजन की जरूरत पड़ेगी वो क्या कहलाती है? मियोसिस। ये है रिडक्शन डिवीजन, जो क्रोमोसोम के नंबर को आधा कर रही है। यही काम है इसका गैमेट बनाने के लिए। और हमने कहा था ज्यादातर मेंबर्स ये मैराइन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। तो बाहर का जो खारा पानी है वो गैमेट को डैमेज कर सकता है। पता चला फर्टिलाइजेशन से, फ्यूजन से पहले ही गैमेट डैमेज हो गए। ऐसा होने से बचाने के लिए मैराइन एनवायरनमेंट में म्यूसिलेज की कवरिंग होगी। ये क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है गैमेट्स को, म्यूसिलेज की कवरिंग, ताकि गैमेट्स डैमेज ना हो। ये पूरी इंफॉर्मेशन आ गई हमारी क्राइसोफाइटा के बारे में, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसमें से ओक्सोस्पोर का पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और डायटोमेशियस अर्थ, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से हैं।